नमस्कार। आज हम यहाँ पर जो निम्नलिखित चित्र दिया गया है, तो इस चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और उसे मिलने वाली सीख भी लिखिए। तो हम आज कहानी लेखन के कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे कि कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखें, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो हिंदी प्रश्न पत्र होता है उसमें एक प्रश्न कहानी लेखन का भी होता है। इसमें कहानी की रूपरेखा दी जाती है और इसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी इस कहानी की रूपरेखा दी गई है। तो हमें कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे ये जानेंगे और उसके बाद हम इस रूपरेखा के आधार पर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कहानी को एक शीर्षक देना और अंत में इस कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रूपरेखा है उसके बारे में 2-3 बार पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में क्या कहना चाहते हैं। तो इस कहानी के आधार पर इसका शीर्षक यानी कि कहानी का नाम, तो उसे शीर्षक कहते हैं, क्या होगा और कहानी सुनने के बाद हमें उससे क्या सीख मिलती, क्या सीखने को मिलता है, उसे सीख कहते हैं। तो आइए ये जानने के लिए हमें कहानी लिखते समय क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति जान ले और रूपरेखा को विस्तार करते समय आपको क्या करना है, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना है। यहाँ पर जो क्रम दिए गए हैं उसी आधार पर हमारी कहानी आगे बढ़नी चाहिए। इसी प्रकार से मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो, यानी कि जो स्थान और पात्र होते हैं उसके आदि के नाम दो। और हम जो कहानी लिखते हैं तो कहानी के अंदर किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का मुख्य जो पात्र होता है उसका नाम जरूर लिखना चाहिए। और इसी प्रकार हमें इस घटना को संक्षेप में वर्णन करना है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तीसरी बात ये ध्यान में रखें कि अन्य बातें ये है कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए और पूरी कहानी 3-4 परिच्छेद में ही बांटनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए जिससे कहानी के जो वाक्य है, संवाद है, वो आकर्षक लगे। इसी प्रकार जो शीर्षक होता है वो कहानी के मुख्य पात्र या प्रसंग या संदेश के आधार पर उसे ध्यान में रखकर हम इस कहानी को शीर्षक देते हैं। इसी प्रकार सीख कैसी होती है, बोध यानी कहानी से क्या सीख मिलती है। तो कहानी से सीख मिलने वाले 1-2 वाक्य में हम लिखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। और कहानी लगभग 15 और 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए और व्याकरण के तौर पर भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। इस प्रकार कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये बातों को ध्यान में रखकर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कहानी के आधार पर चित्र दिया गया है। तो चित्र में ये पता चलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ चोरी हुई है ऐसा लग रहा है और चोरी हुई है उसके बारे में राजा को जानकारी दी गई है। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो रूपरेखा इस प्रकार से है कि एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। तो पहला चित्र है, हार चोरी हुआ। सेठ का सभी नौकरों से पूछना। तो राजा नहीं है, ये सेठ है। तो किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ अपने घर में सारे नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं तो कोई चोरी कबूल नहीं करता। सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने का कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना, सीख। इन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी का विस्तार करना है। देखते हैं। आइए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम कहानी के पहले परिच्छेद को लेते हैं। तो कहानी की शर्त के मुताबिक शहर का नाम यहाँ पर अहमदाबाद बताया गया है। तो अहमदाबाद शहर में सेठ मोतीराम रहते थे। वो बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका बड़ा सा घर था। घर में कई नौकर चाकर थे। उनका कारोबार बड़ा अच्छा चलता था।
दूसरा परिच्छेद। एक दिन इस सेठ जी की अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें से सेठानी के कीमती हार की चोरी हो गई थी। चोर को पकड़ने के लिए सेठ ने सभी नौकरों को बारी बारी से अपने पास बुलाया, पर असली चोर का पता न चला। तो बारी बारी है, उसके बीच में योजक चिन्ह है। इसी प्रकार विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हमें कहानी आगे बढ़ानी है। अब तीसरा परिच्छेद है, तो तीसरे परिच्छेद में आखिर चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी नौकरों को 7 इंच की लकड़ी दे दी और कहा कि यह लकड़ी जादुई है, आज रात को इसे अपने पास रखो। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अन्य सारे नौकर तो लकड़ी लेकर चले गए और रात को चैन से सो गए, किंतु चोर नौकर को रात में नींद न आई। उसने सोचा कि यहाँ पर भी योजक चिन्ह है और उसके यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं, ये जो बड़ा वाला चिन्ह है वो निर्देशक चिन्ह है। तो आगे निर्देश करते हैं कि क्या बात हुई होगी। और एकहरा अवतरण चिन्ह में सुबह यह लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो अभी उसे मैं काट देता हूँ। पूर्ण विराम और एकहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण होता है। उसने लकड़ी 1 इंच काट दी। अब यहाँ पर चौथा परिच्छेद है। सुबह सेठ जी ने बारी बारी से सबके पास लकड़ी लेना शुरू कर दिया। लकड़ी काटने वाले चोर नौकर की लकड़ी 1 इंच कटी हुई मिली। सेठ जी ने उससे गुनाह कबूल करवा लिया। सेठ जी को उनका हार वापस मिल गया। सभी लोगों ने सेठ की चतुराई की तारीफ की। इस प्रकार से हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो सीख ये है कि बुद्धि द्वारा बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। सेठ को किसी पूछने पर भी किसी चोर का पता नहीं चल रहा था, पर सेठ ने सूझबूझ से काम लिया। उसने एक युक्ति चलाई और युक्ति में वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है, चोर ना मन में बावड़िया। इसी प्रकार जो चोर था उसने अपनी लकड़ी न बढ़े, इसलिए उसने अपनी लकड़ी काट दी। इसलिए तुरंत ही सेठ को पता चल गया कि चोर कौन है। इस प्रकार सेठ की बुद्धिमानी से चोर का पता चल गया और इस समस्या का हल निकल गया। तो बच्चों, इसके आधार पर हमारा जो कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? तो शीर्षक में मुख्य पात्र होते हैं, उसके आधार पर शीर्षक होता है। तो मुख्य पात्र थे जो सेठ थे, और सेठ क्या थे? बड़े व्यापारी थे। तो इसी के आधार पर हमारी जो कहानी है उसका शीर्षक क्या होगा? व्यापारी की चतुराई। इसी प्रकार हमें, अगर आपको कोई दूसरी कहानी दी गई हो तो हमें इस रूपरेखा के आधार पर कहानी का विस्तार करना है, उसका शीर्षक देना है और उससे सीख भी लेनी है। तो यहाँ पर हमारे जो कहानी लेखन है वो पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।